नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक खबर आई है कि ये जो शिवसेना है महाराष्ट्र की, उसका एक मुखपत्र है सामना। हालांकि भारतीय जनता दल तो सामना जैसे समाचार पत्रों को जरा भी तवज्जो नहीं देता है, लेकिन उसने एक बड़ी खतरनाक बात कही है कि वो कह रहा है कि इसी तरह से किसान आंदोलन चलता रहा तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे। यह बीजेपी वालों को और आदरणीय मोदी जी को और उनकी सरकार को जानना चाहिए कि अभी कुछ साल पहले ये आतंकवादी और देशद्रोही ये कन्हैया कुमार ने अपने साथियों के साथ जेएनयू के प्रांगण से ये नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। और जब ये बात पकड़ी गई तो वो झूठ बोलने लगा कि हमने तो कहा ही नहीं, ये वीडियो गलत है, वीडियो फर्जी है, एडिटेड है और वो मैन्युफैक्चर्ड है, टेलर्ड है, जो भी है। इस बस इन्हीं बहानों के पीछे वो छुपने लगा। लेकिन ये तो सामने कह रहा है कि इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। मोदी जी ने उस कन्हैया कुमार का जरा भी इलाज नहीं किया। भारतीय जनता दल बराबर मांग करता रहा कि ऐसी प्रवृत्तियों को कुचलने के लिए, चूंकि इस तरह से कहना ही और भी सरेआम कहना हमारे मुल्क भारत की संप्रभुता और सार्वभौमिकता, उसकी सॉवरेनिटी पर सीधा हमला है। और हमारे जब मुल्क की संप्रभुता, सॉवरेनिटी और उसकी सॉवरेनिटी पर हमला होता है तो ऐसे तत्वों को सीधे जो है वो सेना के हवाले करते हैं। सेना उसका इलाज 1 मिनट में कर देती है। ये अदालती प्रक्रिया में जरा भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। अदालत ऐसे मामले का निपटारा नहीं कर सकती और ये बात अदालत भी अच्छी तरह से जानती है। लेकिन इस बेवकूफ़ मोदी ने, उसकी सरकार ने उसका अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया। 36 महीने में उसकी चार्जशीट बनी और चार्जशीट बन के जब तैयार हुई तो यही गद्दार केजरीवाल उस फाइल को लेकर 8-9 महीने उस फाइल पर ही बैठ गया। और इतना ही नहीं, ये न्यूज़ 18 का जो एंकर है किशोर अजवानी, वो यहाँ तक कह रहा है कि यदि किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। भारतीय जनता दल को एक नहीं बल्कि 10 बार उसको याद दिलाना पड़ा कि मान लो भैया कि आप कोई सरफिरा व्यक्ति आपकी माँ बहन की गाली देने लगे आपके सामने, तब तो आपको गुस्सा आएगा, आपका खून खौलेगा, आपके दिमाग में उबाल आएगा। तो वही चीज़ है। और जबकि
वो गाली देने वाला कुछ भी आपके परिवार के साथ, आपके माँ या बहन के साथ कुछ वो करता नहीं है, कर नहीं रहा है, सिर्फ वो जबान से बोल रहा है। तभी आपका दिमाग खोलेगा जब वो गाली देगा। तो व्यक्तिगत चीज के लिए एक पैमाना और राष्ट्र के लिए दूसरा पैमाना, यही तो मुल्क के खिलाफ गद्दारी की निशानी है। कई बार बोला गया कि कई बार निवेदन किया गया कि भाई इसका मालिक कौन है, न्यूज़ 18 इंडिया का, इसको निकाल, इस गद्दार को निकाल बाहर करे, किशोर अजवाणी को। शायद मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी को भी ये भारतीय आवाम ताकत दल ने चेतावनी दी थी कि कभी मुकाबला होगा अंबानी महोदय। तो पहला सवाल होगा कि आपने जो है किशोर अजवाणी जैसे इस देश के गद्दार एंकर को आपने निकाला क्यों नहीं? और फिर बात वहीं तक नहीं थी, ये इस देश के गद्दार और दुश्मन जो राजनीतिक संगठन है वाम दल, उन सबों ने उस आतंकवादी और देश के गद्दार दुश्मन कन्हैया कुमार को संसदीय चुनाव लड़ने के लिए बेगूसराय से टिकट दिया। और सिलसिला बस वही नहीं रहा, उसका चुनाव प्रचार करने के लिए बॉलीवुड से वो दो गद्दार जावेद अख्तर और उसकी बीवी समाना आजमी ने उसके चुनाव प्रचार के लिए आई। और न्यूज़ 24 ने राष्ट्रवाद पर उसी कन्हैया कुमार से जो है वो प्रलाप सुनवाया। और जब वो प्रलाप कर रहा था, उसके साथ जो है ये बीजेपी का समित पात्रा भी साथ में बैठा था। समित पात्रा या बीजेपी को जरा भी उसको संवेदना नहीं हुई, उसके मन में संकोच नहीं हुआ कि ये वही शख्स है जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी बोल करके हमारे देश भारत की संप्रभुता सॉवरेंटी पर सीधा हमला बोला था। उसके साथ वो बैठा हुआ था जो भी प्रलाप कर रहा था राष्ट्रवाद पर, कन्हैया कुमार। ये सारी बीमारियां जो है मोदी जी के राजकाज में चल रही हैं। और वो दुखड़े की चोट जो है अभी ये इस मुल्क में भर भी नहीं पाई थी, तब तक ये सामना ने ये इसने भी आवाज निकाल दी कि इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। देखिए, सामना या शिवसेना का चरित्र यह देश जानता है कि यह जो शिवसेना जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, जो कि कांग्रेस है ही नहीं, वो तो उस संगठन को गेंडुली मार करके जकड़ करके बैठी हुई है और उसको अपने हिसाब से, अपने निहित स्वार्थ के हिसाब से उसको वो चलाती है, संचालित करती है, घुमाती है, इस्तेमाल करती है। तो वो जीएनपीसी के ही द्वारा सन 70 के दशक में ये शिवसेना जो है वो बनाई गई थी, स्थापित की गई थी। और ये हमेशा जो है इस मुल्क में भेद विभेद, नफरत फैलाने वाली सबसे घिनौनी पार्टी है ये। पहले ये दक्षिण भारतीयों के खिलाफ हमेशा वह आग उगलती रही, और इसके बाद जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के खिलाफ ये आग उगलती रही। फिर इसके बाद वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ ये आग उगलती रही। फिर बिहार के जो भारतीय भाई बहन हैं उनके खिलाफ आग उगलती रही। फिर जो है वो उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहनों के खिलाफ आग उगलती रही। और आगे नहीं उगला, हिंसा, मारपीट रेलवे स्टेशनों पर जो हमारे उत्तर प्रदेश के और बिहार के जो मजदूर भारतीय भाई बहन है स्टेशनों पर, उनको मारना पीटना, यहाँ तक वो ये गिरी हुई ये राजनीतिक दल है शिवसेना। और आज उसका चरित्र जो है इस रूप में भी आ रहा है कि वो देश को कह रहा है, उसका मुखपत्र सामना कि इस देश के टुकड़े होंगे।
ये सारे जो है देश विरोधी हरकतें ये बराबर भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से इस बेवकूफ और कायर मोदी को बता रहा है कि लेकिन इसकी आत्मा जो है जाग नहीं रही कि ये देश विरोधी ताकतें इस तरह से जो है वो सर उठा रही हैं। इसी बीच कोई जीएनपीसी का महाराष्ट्र इकाई का कोई पदाधिकारी था, भारतीय जनता दल के पदाधिकारी के साथ बहुत ही घिनौना, बहुत ही अभद्र और गालियों के साथ वो व्यवहार किया। देखिए, ये बातें जब हो सकता है जब कन्फ्रंट होगा तो ये सब झूठ बोलने वाले संगठन हैं, किसी भी बात पर मुकर जाएंगे और कभी भी वो स्टैंड नहीं करते हैं, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को इस तरह की जानकारी देना जरूरी है, इसलिए कहा जा रहा है और इसमें जरा भी कोई बनावट नहीं है। तो वो काफ़ी गालियों के साथ हमारे पदाधिकारी के साथ बात कर रहा था और उसका ये कहना था कि ये भारतीय जनता दल नेहरू को गद्दार कहता है और क्या और गद्दार कैसे है, क्या आपकी कोई औरत उठाया है क्या? देखिए, भारतीय जनता दल तो पहले ही कहा कि जो जीएनपीसी है और उसके जितने भी चाटुकार मंडली है और जितने भी उसमें लोग हैं, उनकी मानसिकता यही है कि गद्दार वही है जो इस तरह का वो औरत उठाने का अपराध करता हो। इस तरह के जो अपराध होते हैं वो किडनैपिंग में आते हैं, अपहरण में आते हैं और उसको वो गद्दार के रूप में वो समझ रहा था। यह उस जीएनपीसी के जो चाटुकार और चमचे मंडली और जीएनपीसी खुद और यह देश जाने कि भारतीय जनता दल बराबर जो जिस गद्दारी की बात करता है, यह हमारे देश के खिलाफ जो नेहरू ने गद्दारी की है उसके विषय में देश को बताता है। क्योंकि देश की अवधारणा ही नहीं है जीएनपीसी के चमचों के पास, तो उतना वो सोच सकते ही नहीं है। और उसमें जो सबसे विशेष बात यह है कि ये जीएनपीसी का चरित्र है, वह गुंडे, मवालियों, बदमाशों, शातिर अपराधियों का एक गिरोह भी है, कुछ अपवादों को छोड़ करके, जिसका न किसी देश की अवधारणा से मतलब है, न किसी आवाम से मतलब है, सिर्फ गुंडई, धमकी, यही उनका चरित्र है। लेकिन दुख इस बात का है कि अब भी ऐसी चरित्र वाली, ऐसी खतरनाक राजनीतिक संगठन को हमारे भारतीय भाई बहनों का कुछ तबका अभी वोट कर रहा है, उसको समर्थन दे रहा है। ये दुखड़े की बात है। तो देखना यह है कि अभी कौन सा तबका इतनी खतरनाक जीएनपीसी को कौन वोट कर रहा है और समर्थन दे रहा है। और इतना ही नहीं, इसको बचा कौन रहा है? तो भारतीय जनता दल ने बार बार बताया है कि इसको बचाने वाला यही बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी और उनकी सरकार इनको बचाने वाली है। कौन? जो एक अपराधियों का और शातिर अपराधियों का, गुंडा मावालियों का एक गिरोह है, कुछ अपवादों को छोड़ करके, उसकी रक्षा कर रहे हैं श्री मोदी जी। वो बाकी तो जो उसकी करतूतें हैं जो है वो इस देश के खिलाफ, इस देश के सबसे खतरनाक शत्रु, सबसे बड़ी गद्दार और इस देश की सबसे बड़ी डकैत और लुटेरी और सबसे खतरनाक औपनिवेशिक ताकत भारत के खिलाफ।
भारतीय आवाम ताकत दल यह स्पष्ट करना चाहता है कि ये जेएनपीसी का अब जो ये मुहिम चला रहा है भारतीय आवाम ताकत दल यूट्यूब के संदेश के माध्यम से भारतीयता के विषय में, और भारतीयता की बात अपने भारतीय भाई बहनों के जहन में जगाने के लिए, तो एक भी जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का, और एक भी बीजेपी का नेता ये नहीं कह रहा है कि भारतीय आवाम ताकत दल ने ये बात गलत कही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने छोट भाइयों को सिखा पढ़ा करके जो धमकाने के लिए भेजते हैं, बस एक ही तर्क देते हैं कि भाई इससे उनका जनाधार कम होने की आशंका है, उनकी सत्ता जाने का खतरा है, बस एक ही तर्क देते हैं। और ये बस ये धमकी देते हैं, इसको बंद करो, इसको बंद करो। कोई ये नहीं कहता है कि भारतीय आवाम ताकत दल ने ये जो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी की जो गद्दारियां हैं इस भारत मुल्क के खिलाफ के विषय में, जितने भी रेवलेशंस किए हैं, जितना इनको बेनकाब किया है, और बेनकाब करने में जिन तथ्यों को रखा है, उनमें से कौन तथ्य गलत है? कोई भी नहीं। इन दोनों भारतीय जनता पार्टी और जेएनपीसी या गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के कोई भी नेता के पास तथ्य नहीं है, नैतिक बल नहीं, नैतिक साहस नहीं है इन तथ्यों का सामना करने के लिए। तो बीजेपी के जो उसके नेतागण हैं, वो छोट भाइयों को सिखा करके वो भी धमकवाते हैं, और ये सब भी। तो जिनके पास विचारों का अभाव होता है, जिनके पास तथ्यों का अभाव होता है, और जिनके पास कोई सिद्धांत नहीं होता है, लगभग वो और गुंडे मवालियों का, अपराधियों का गिरोह होता है, उनकी असलियत यही होती है, उनका चरित्र यही होता है। और भारतीय आवाम ताकत दल ऐसे गिरोहों की परवाह नहीं करता, बस उनको अपनी आवाम के सामने बेनकाब कर रहा है, उनको जगाने के लिए, इनको पहचाने के लिए कि एक जो है वो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं बीजेपी के लोग, उनकी असलियत भी जान लें। और ये दूसरे जो कहते हैं कि हमने इतने साल तक शासन किया, हमने देश की एकता अखंडता के लिए काम किया। और एक विशेषता और, जिस YouTube के माध्यम से ये खबर मिली कि ये सामना कर रहा है कि यदि इसी तरह से किसान आंदोलन चलता रहा तो इस देश के टुकड़े हो जाएंगे, उसी में एक कोई वसीम खान करके महाराष्ट्र इकाई जो इसके जेएनपीसी की है, वो ये कह रहा है कि कांग्रेस ने एकता अखंडता के लिए काम किया, इसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भारतीय आवाम ताकत दल ने स्पष्ट शब्दों में कई बार बताया है कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई न लड़ करके मुखौटा जरूर पहनी थी, लेकिन वो अंग्रेजों के ही द्वारा बनाई गई एक ऐसा कुनबा थी जो कि अंग्रेजों की दलाली कर रही थी और अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी। और सबसे बड़ा दलाल कौन था? ये महात्मा गांधी और ये नेहरू। और इसीलिए अंग्रेज जो है इन्हीं को सत्ता भी सौंप के गए थे। और वो ये भी झूठ बोल रहा था कि इस कांग्रेस के लोग जो है वो शहीद हुए थे। असल बात यह है कि भारतीय आवाम ताकत दल ने इनके चरित्र के विषय में बताया है कि ये हमें हर वक्त झूठ बोलते हैं। जिस जेएनपीसी ने इस जो है इस देश को बंटवाया, पाकिस्तान बनवाया, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजाड़े, वो किस मुंह से वो देश की अखंडता की बात करता है?
नेहरू को और मोहनदास करमचंद गांधी को जो यदि गद्दार कहा जाता है, यदि नेहरू की बात ली जाए, जिस नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को मरवाने की साजिश की हो, जिस गद्दार नेहरू ने हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाने की साजिश की हो, जिस गद्दार नेहरू ने कैसे बहुत यातना दे करके रूस के जंगलों में, रूस के साइबेरिया के जंगल में किसी बीहड़ जेल के अंदर यातनाएं दे करके उनको मरवाया, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि हर वक्त हमारे देशवासियों के दिलो दिमाग पर राष्ट्रभक्ति की सबसे बड़े आदर्श, सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति, सबसे बड़े प्रतिमान के रूप में प्रतिस्थापित हैं। आज सभी लोग अपने दिलों में उनकी पूजा करते हैं। उन राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस गद्दार नेहरू ने रूस के शासकों से मिलकर के यातनाएं देकर मरवाया था। ये गद्दार नेहरू, इसलिए गद्दार है। और मरवाने के बाद उनके परिवार पर जब तक जिंदा रहा नेहरू 1964 तक ये जासूसी करवाए। और फिर इसके बाद उसको यही संतोष नहीं हुआ। फिर 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो फिर सुभाष चंद्र बोस के भय से भयभीत होकर के कि हो सकता है कि किसी और से वो प्रकट हो जाए, तो उसने उसमें के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर के वो दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें हमारे उन राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बताइए। भारत उनको राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मान रहा है और ये गद्दार नेहरू जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी उसमें घोषित करवाया। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बताएं कि नेहरू से बढ़ करके गद्दार कौन होगा। फिर देश बंटवाना, पाकिस्तान बनवाना, और वो पाकिस्तान जो कि अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी वो ताकतें जो भारत विरोधी हैं उनकी गोद में जाके बैठा हो पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार जो है वो भारत से युद्ध करता रहा, भारत को तंग करता रहा। इसीलिए जो नेहरू ने वो पाकिस्तान भारत को बांट करके पाकिस्तान बनवाया। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद ये सोचे, इस बात को बहुत गौर से सोचे कि इससे बढ़ करके कौन गद्दार होगा। और फिर इसके बाद भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए जो तिब्बत भारत का हिस्सा बनने जा रहा था उसको थाली में सजा करके अपने दुश्मन चीन को दिया। नेपाल भारत में मिलने जा रहा था, वो उसको मिलने नहीं दिया। बर्मा मिलने जा रहा उसको मिलने नहीं दिया। और फिर भारत की खुद की जमीन जो है 40,000 वर्ग मील अक्साई चीन सहित वो दुश्मन चीन को दे दिया। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बताएं कि इससे बढ़कर कौन गद्दार होगा। और फिर पाकिस्तान के संबंध में नहीं कश्मीर के संबंध में, जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग पूर्ण और अंतिम रूप से हो चुका था, उसको और वो पाकिस्तान की सेना आई थी कबीलों के भेष में और उसे लड़ने के लिए। और उसी में हमारे मेजर जनरल उस्मान साहब भी लड़ते शहीद हो गए थे। उनका नाम तक आता कि ये जेएनपीसी वाले नहीं लेते हैं। हालांकि मेजर जनरल उस्मान साहब पर ये वीके सिंह जो जनरल हैं, जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, इन्होंने बड़ी एक अच्छी वो किताब लिखी है। और यदि वो मेजर जनरल उस्मान साहब जिंदा रहते तो आज़ाद भारत के वो पहले
भारतीय सेना अध्यक्ष होते। तो उस हमारी जीतती हुई सेना को इसने मैंने पूरा पाकिस्तान जीतने से रोक दिया इस गद्दार नेहरू ने। एक तरफा युद्ध विराम जो है अपनी सेना पर थोप दिया, और थोपने के बाद फिर इस मसले को जो अपना ही हिस्सा है उसको लेके उस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले भी गया। तो उसको उस अध्याय में, उस चैप्टर में डलवाया जो कि जो दो देशों के बीच का वो विवादास्पद मुद्दा हो। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद फैसला कर रहे हैं, खुद सोचे कि इससे बढ़ के गद्दार कौन होगा। फिर संवैधानिक छल करके धारा 370 और धारा 35 से वो डलवाया इसमें, जिसकी बदौलत ये कश्मीर जो है भारत के संसाधन को खाता रहा, भारत के पैसे को खाता रहा, और वो पाकिस्तान की क्या एक वो उपनिवेश बन गया, जिसमें आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, पाकिस्तान परस्तों का पूरा स्वर्ग बन गया, उनका वर्चस्व स्थापित हो गया। और वो आतंकवादी इतने माने उनके हौसले जो है इतने बढ़ गए कि ये कश्मीरी पंडित उनको खलने लगे, और एक दिन 25 से 30 कश्मीरी पंडितों की उन आतंकवादियों ने हत्या कर दी, और उनमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी थे जो हत्या की थी। हत्या इसलिए की थी कि मैंने पूरे कश्मीरी पंडित समाज को आतंकित किया जाए, वो भगाने के लिए। तब मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से उन आतंकवादियों ने ये कहा कि ये मतलब कि वो सब कश्मीरी पंडित नहीं बोलते थे, इंडियंस। देखिए, वो आतंकवादी अपने देशों को वो इंडियंस बोलते थे, मतलब साफ था कि वो पाकिस्तान परस्त थे वो आतंकवादी। तो बोलते थे ये इंडियंस अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद और अपनी औरतों और बेटियों को छोड़ के चले जाएं। ये जब भी वाक़या आता है, अक्सर देखा जाता है कि ये टीवी चैनलों पर, इसको समझने की आवश्यकता है कि ये इस समस्या की जड़ में वो गद्दार नेहरू है, जिसने इस कश्मीर को, जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया, उसको विवादास्पद बनाया, और एक वक्तव्य भी दिया था कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जो है प्लेबिसाइट जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। और फिर संवैधानिक छल 370 और 35 के जरिए ये पूरा पाकिस्तान का एक उपनिवेश बना दिया कश्मीर को। तो उसकी जड़ में गद्दार नेहरू है। लेकिन देखिए, मानसिक जो है माने नजरबंदी या मेंटल या साइकोलॉजिकल मेस्मराइजेशन जरा देखिए, कोई भी नाम नहीं लेता। बीजेपी वाले नाम नहीं लेंगे, आरएसएस वाले नाम नहीं लेंगे, और इस्लाम आस्था से जो प्रवक्ता भी पहुंचते हैं वो भी अपने को समझते हैं कि भाई इसमें दोष ये मुसलमानों का है, तो वो भी अपोलोजेटिक होकर के माने एक माने आपराधिक वृत्ति की लगता है कि इसमें दोष वो मुसलमानों का है, तो उसी तरह का तर्क देते हैं। वो उल्टा अटैक करते हैं वो मोदी सरकार पर, बीजेपी पर। तो न तो ये नाम लेते हैं न तो वो नाम लेते हैं। जरूरत इस बात की है कि पूरा देश ये समझे कि इस तरह की समस्या में वो गद्दार नेहरू है। तो उसकी कई गद्दारियां हैं। तो ये एनपीसी के चमचे या समझे इसको गद्दार करते हैं। और ये एनपीसी ने अपने चाटुकार इतिहासकारों से हमारे वो शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया,
ये जीएनपीसी के चमचे बताएं और हमारे 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 आदरणीय भारतीय भाई बहन ये फैसला करें कि इन नेहरू से बढ़कर के और जीएनपीसी से बढ़कर के इस देश का गद्दार कौन होगा जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी लिखवा रहा है। वो इतिहास की किताबों में। और बात यहीं तक नहीं थी, बल्कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के किसी प्रश्न में आया था कि आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखो। तो ये देश फैसला करे, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन फैसला करें कि इस जीएनपीसी से बढ़कर के इस मुल्क का गद्दार कौन होगा। भारतीय आवाम ताकत दल ने पिछले एपिसोड में यह स्पष्ट किया था कि जो ये पुष्पेंद्र कुलशेठ वाला जो गिरोह जो खड़ा हुआ है, उसकी टाइमिंग पर जरा आप सभी लोग गौर करिए। जो ये जीएनपीसी सत्ता से बाहर होती है, उसी समय ये पुष्पेंद्र कुलशेठ जैसे गिरोह का उदय होता है। मुखौटा पहने हैं वो हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र का, लगता है कि बीजेपी और आरएसएस का है, लेकिन एजेंडा पूरा कर रहे हैं जीएनपीसी का। इस देश में भेद विभेद, नफरत, ये एजेंडा किसका है? जीएनपीसी का। और इससे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी वो भ्रमित हो रहे हैं। उनको सबसे अधिक समझने की जरूरत है कि ये जो पुष्पेंद्र कुलशेठ गिरोह है, जीएनपीसी के द्वारा खड़ा किया गया और मुखौटा पहने हुए है आरएसएस बीजेपी का। शायद जीएनपीसी अब ये समझ रही है कि अब वो पुष्पेंद्र कुलशेठ के मामले में भी वो बेनकाब हो रही है, तो शायद ये बात उसको और चुभती होगी। जीएनपीसी बिल्कुल समझ ले और भारतीय जनता पार्टी भी समझ ले कि देश विरोधी उनकी जितनी भी हरकतें हैं, भारतीय आवाम ताकत दल उनको बेनकाब करके रहेगा अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने। इतनी खतरनाक देश विरोधी ताकतों को ये जो मोदी महोदय पाल रहे हैं, यह देश के लिए कभी भी क्षम्य नहीं है। इसका पूरा का पूरा हिसाब ये मोदी से, बीजेपी से यह देश लेगा जरूर। इसको अपने दिमाग में बिठा लें। इसमें विदेश की हवाई यात्रा कठिन हो गई है। तमाम कोरोना के तमाम इस तरह से गाइडलाइंस है, और ये गाइडलाइन वो अलग अलग देशों में बनाई गई है। और कुछ लोग जो है वो संयुक्त यूएई के थ्रू या दुबई के थ्रू अलग अलग देशों में जा रहे हैं। और कई बार वो जाते हैं एयरपोर्ट से, उनके टिकट भी कैंसिल हो जाते हैं। काफ़ी परेशानियां हैं। उसी वक्त जो है ये खबर मिली है। अब वो खबर कितनी सच्ची है कि नहीं ये तो मन देखने वाली बात है, लेकिन खबर यह आई है कि ये राहुल महोदय को जाना था इटली, और सारी जो है जो विदेश यात्राएं जो है वो यूएई मान दुबई के थ्रू माने जा रही हैं, और उसमें काफ़ी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। तो कई एयरलाइन ने रिफ्यूज़ किया कि भाई हम तो तुरंत इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। सुनने में ये आया है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय पीएमओ से स्पेशल फोन गया राहुल के पक्ष में कि कैसे भी तुरंत इसकी व्यवस्था करिए इटली जाने के लिए थ्रू दुबई और कतर होते हुए। यदि ये खबर सच्ची है और कोई भी इसको वेरीफाई कर सकता है, तो समझ जाइए कि इसमें दो तथ्य होंगे। अभी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें तमाम हमदर्द बैठे हुए हैं इस गद्दार जीएनपीसी के। वो राहुल या किसी के पक्ष में इस तरह का। और दूसरा, ये मोदी जी अभी भी
अपने दिल में बिठा करके इस गद्दार राहुल को कि हर वक्त जो है वो सहायता करते रहते हैं। ये दिखावा है उनका, ये वो कांग्रेस विरोध का। भारतीय वाम ताकत दल ने कई बार बताया है, और भारतीय वाम ताकत दल के यूट्यूब को सभी ये जो खास करके ये भारतीय जनता पार्टी वाले, एनपीसी वाले देखते हैं जरूर। ये बिल्कुल ये सत्य जो है स्थापित हो चुका है। तो उसके माध्यम से ये बताया गया था कि राहुल भारत के खिलाफ कितना ये खतरनाक खेल रहा है, कितना बड़ा गद्दार है ये राहुल। डोकलाम के मुद्दे को याद करिए, 2.5 साल पहले इसी तरह का जो है अपने दुश्मन चीन के साथ तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति थी। तो ये गद्दार राहुल अपने दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छुपे मिलता है उससे। अब पहले तो झूठ बोलता रहा, इनकार करता रहा कि नहीं मिले हैं। जब काफी उसको घेरा गया तब कबूला कि मिले, जिसमें दुश्मन देश के साथ जो है वो युद्ध जैसी स्थिति हो, और उस समय हमारे दुश्मन के राजदूत से ये मिले। इससे बढ़ करके गद्दार कौन होगा? हमारे आदरणीय भारतीय भाई जरा जिसको सोचे, गौर करें। हमारी सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करके इतना बड़ा शौर्य और पराक्रम दिखाती है, उसके पराक्रम और शौर्य को और उनके मनोबल को गिराने की जो साजिश करता है सबूत मांग करके, राहुल से बढ़ करके इस देश का गद्दार कौन होगा? फिर हमारी सेना जो बालाकोट स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करके वहाँ के आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर नष्ट करती है। फिर हमारी वायु सेना के शौर्य और पराक्रम और उसके मनोबल को गिराने की साजिश जो है सबूत मांगकर जो ये करता है ये राहुल। तो राहुल से बढ़ करके इस देश का, इस मुल्क का, भारत मुल्क का गद्दार कौन होगा? आप लोग बताइए। हमारी खुद की जो सेनाध्यक्ष हैं, उनको अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलवाता है। बताइए ना, इससे राहुल से बढ़ के इस देश का गद्दार कौन होगा? और हमारा जो दुश्मन पाकिस्तान है, उसके सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूध भेजता है। कौन सेनाध्यक्ष? जिसके आतंकवादी, जिसकी सेना हमारे देश के लोगों को, खास करके माने बच्चों को, महिलाओं की हत्या करते हैं। इससे बढ़ के गद्दार कौन होगा? राहुल से बढ़कर। जिस राहुल की सभाओं में अक्सर सुना जाता है, उसकी सभाओं में वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जो हमेशा भारत विरोधी वक्तव्य देता है। इसी भारत विरोधी वक्तव्य का उदाहरण दे करके पाकिस्तानी मीडिया, अपना दुश्मन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जो है वो राजनीतिक माहौल, इसी के वक्तव्यों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों या दुष्प्रचार में लगाते हैं, सब इस्तेमाल करते हैं इसी के राहुल के ही भारत विरोधी वक्तव्यों का। तो इस देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय वाम बताया है कि इस राहुल से बढ़ करके गद्दार कौन होगा? अभी जो चीन के साथ तनातनी, ग्लोबल टाइम्स जो वहाँ झूठ की मशीन है, प्रोपेगेंडा मशीन है, सब गलत बोलती है। उसी की बातों को उठा करके भारत विरोधी पाकिस्तान के पक्ष में जो तमाम इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश किया इस राहुल ने, तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन
ये सोचे, फैसला करें कि इस राहुल से बढ़ के गद्दार कौन होगा। ये सारी बातें तथ्य के आधार पर कही जाती हैं। चूंकि जीएनपीसी के चमचे जो है, न उनको देश से मतलब है, न इसी आवाम से मतलब है। वो जो वो छेड़े छटाई इसके अपराधियों का, इस तरह का वो गैंग है, तो वो इसी तरह का व्यवहार करते हैं, धमकाने का, गाली देने का, यही करते हैं। ये उनका चरित्र है। लेकिन दुखड़ा यहीं पर नहीं है। अब भी हमारे मुल्क के, हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों का कुछ तबका है कि जब अभी उसको वोट कर रहा है। ये दुख की बात है। इसी दुख को दूर करना है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि कम से कम ये जीएनपीसी और जीएनपीसी को बचाने वाली बीजेपी, मोदी जी, यह भी उतने ही गद्दार है। ये बात बताने की है। अब ये एपिसोड मैंने कुछ लंबा ना हो जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कितनी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई, अब कितने अपमानजनक ढंग से उनके शव को मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंका गया। उस समय तो मांग सब नहीं किए, वो गद्दार इंदिरा के दबाव में जनसंघ की ओर से मांग नहीं हुई उनके मृत्यु की जांच के लिए। लेकिन अब तो 6-7 साल से शासन है मोदी जी का। अब तो ये जांच वो करवा सकते हैं मोदी जी, क्यों नहीं वो करवाते हैं। भारतीय जनता दल चुनौती देता है मोदी जी को कि यदि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रति थोड़ा भी सम्मान है, जो कि बहुत दम भरते हैं, तो उनके मृत्यु की जांच करवाएं। लेकिन ये बीजेपी वाले सिर्फ उस गद्दार इंदिरा को बचाने के लिए आज भी अपने ही नेता के मृत्यु की जांच और किस अपमानजनक ढंग से उनको मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में जो फेंका गया, उसका नाम तक नहीं लेते हैं। जांच तो बहुत दूर की बात। ये गद्दारी है बीजेपी वालों की, और इनकी यही असलियत है, और ये इनके राष्ट्रवाद की असलियत है। इसलिए पूरे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसे झूठे और छद्म और छली कपटी राष्ट्रवाद को ठीक से पहचाने और इसको माकूल जवाब देने के लिए मन में ठाने। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।